डियर स्टूडेंट्स, डेली एग्जाम डोज में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये 4 नंबर का चैप्टर है 1+3। मैंने आपको दूसरा, तीसरा और चौथा 3 चैप्टर्स आपको बता दिए गए हैं। उनमें किस तरह से प्रश्न आते हैं मैंने वो भी आपको बता दिए हैं डिटरमिनेंट तक। आप उनको यदि तैयार करते हैं तो आपका बेनिफिट 100% होगा। आज आप देखेंगे इस चैप्टर में किस तरीके से व्युत्क्रम, अपव्यय एवं रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें खास बात ये होती है कि हम सेकंड और सेकंडज अपव्यय इनका विशेष ध्यान रखते हैं, और ए इनवर्स, 3 बातें बहुत ही मस्ट हैं। बाकी क्रेमर नियम और अपव्यय विधि द्वारा रैखिक समीकरण हल करना और क्रेमर विधि द्वारा समीकरण हल करना, ये विशेष बात होती है। और एक समीकरणों के द्वारा जो समीकरण होते हैं उनके द्वारा हम ए इनवर्स किस तरह से फाइंड करते हैं। ये 3 मेथड हैं जिसमें अलग अलग टाइप के प्रश्न होते हैं। तो हम बात करेंगे टाइप फर्स्ट में। इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे ए का सेकंडज, एक चीज सेकंडज कैसे निकालते हैं, सिद्ध कीजिए कि ए ये आपकी प्रमेय है, ये कैसे प्रूफ होती है, पूछ सकता है, और ए इनवर्स, ठीक है ना। तो ये 3 बातें मैंने इसमें ली हैं, वो भी आपकी आ जाएगी, और जो भी प्रमेय प्रूफ कराएगा वो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले चूंकि दिया गया है तो क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ध्यान से देखेंगे, जैसे ही मैंने इसको देखा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सेकंड फाइंड करेंगे। तो अभी मैं आपको एक तरीका ये बताता हूँ, फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगा। सेकंड को कोफैक्टर्स बोलते हैं। कोफैक्टर्स निकालेंगे, और कोफैक्टर्स कैसे आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, A11 का मतलब 1, ठीक है, 1 का सेकंड। तो और इसका एक काम और करेंगे, इसको सार्डिक ऑफ ए के रूप में 1 2 3 4 इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। तो सेकंड निकालेंगे तो 1 का जो सेकंड होगा वो इस तरीके से आप देखेंगे। तो इसमें आपको सेकंड निकालते टाइम आपको चिन्ह का ध्यान रखना, -1 की पावर i प्लस जे, ठीक है। और M11 कह सकते हैं, या हम अगर हम इसकी बात करें तो A11 के सेकंड को हम F11 कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ F11 हो जाएगा, और इसको हम M11 या माइनस उपसारिक कहते हैं, या A11 भी कह सकते हैं, आपके जैसे भी दिया गया हो। तो मैं आपको यहाँ सूत्र ही लिख दे रहा हूँ। तो F11 की ये वैल्यू हो गई, ठीक है ना। और ये हो जाएगा, फिर एक पूरे तरीके से बना दे रहा हूँ मैं, MIJ और FIJ, ये आपका फॉर्मेट हो गया। तो चिन्ह हम यहाँ से लेते हैं। तो आज अब ध्यान देंगे, तो जब हम F11 लेंगे तो I और J की जगह पे क्या रख देंगे, 11। तो इसका मतलब जैसे ही अगर I प्लस J, आपको ये भी बता दें, थोड़ा सा ध्यान होगा, I प्लस J सम है तो आपको पॉजिटिव लेना है, और I प्लस J कैसा है, विषम। अगर ये विषम आता है तो नेगेटिव होगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो 1 निश्चित रूप से ये आपका क्या बन जाएगा, -1 की पावर 2, 1 + 1 निश्चित सम है तो 2 हो गया, प्लस हो गया। तो इस पे इस तरीके से पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसको हम सप्रेस कर देते हैं, हटा देते हैं। तो जैसे ही सप्रेस करेंगे जो बचेगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। F12 तो A12 क्या है हमारा, 3, ठीक है। A11 A12 A21 A22, तो क्रम से चलने दो। तो ये आपका कैसा हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव हो गया। A12 का मतलब हो गया पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको हटा देंगे तो ये कितना हो गया, -2। F13 सीधा लिख दो, F13 क्या है, 2। तो 13 ना आकर 21 आएगा। तो A21 कितना है, 2। तो A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो कितना आ जाएगा, और 21 है तो नेगेटिव ही रहेगा। और F22 A22 कितना है, 4 है तो 4 का कितना हो गया, और पॉजिटिव रहेगा, कितना हो गया, 1। तो इसलिए हम जो लिखते हैं, आपको बता दें डायरेक्ट, एडजॉइंट A इज इक्वल टू, ये सेकंडों से निर्मित अपव्यय, जो सेकंड है 4 जिसकी जगह पे आ रहा है 4 -2 -3 और 1,
और इसका भी क्या लेते हैं, ट्रांसपोज, परिवर्त। क्या लेते हैं, परिवर्त। आप डायरेक्ट लिखना चाहें डायरेक्ट लिखें, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा सीखना भी है। एडजॉइंट है, इसी को हिंदी में हम कहते हैं सहखंडज आव्यूह। ओके, तो ये सहखंडज आव्यूह है। मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, एक तो चिन्ह, और चिन्ह 6 वाले में सीधा सीधा होता है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चलता है। और इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से। तो एडजॉइंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा 4 -2 -3 और 1, ये परिवर्त हो गया। ये हमने आव्यूह में आपको सिखा दिया। तो एडजॉइंट तो आपका इतना आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये सेकंड की सिद्ध कीजिए। तो ठीक है, A इंटू LHS ले लेते, एक करके हम दिखा रहे हैं, A इंटू एडजॉइंट A। तो इसमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। A आपको पता ही है ऑलरेडी क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर एडजॉइंट क्या है हमारा, एडजॉइंट आ गया आपका 4 -3 और -2 और 1, ये आपका एडजॉइंट आ गया, ठीक है। तो A इंटू एडजॉइंट A। चलिए हम बात करते हैं। तो जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, वही काम, पहली पंक्ति पहला 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -3 + 3, और यहाँ से हो जाएगा 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8, ठीक है। और 2 3 जा 6 और 4 1 जा 4। तो ये अपन का बन गया -2 0 0 -2। दैट क्लियर। अगर हम यहाँ देखें तो माइनस जो 2 है वो यहाँ पर हम कुछ कॉमन ले लें, मतलब मीन्स इसमें से प्रत्येक अवयव ओवेनिस्ट आ सकता है, तो -2, तो ये बन जाएगा 1 0 0 1, और ये कहलाता है -2i2। क्या कहलाता है, I2। अब ये -2 कहाँ से आ रहा है, यही आपका RHS आ जाएगी। क्या आ जाएगी, RHS। जैसे एडजॉइंट A इंटू A निकालोगे तो भी यही आएगा, -2 इंटू I2, क्योंकि आप इधर से जो काम करेंगे वो इधर से करेंगे। तो मान लीजिए अब हम क्या करेंगे, इसका सारणिक लेंगे। किसका सारणिक लेंगे, इसका सारणिक ऑफ A। सारणिक ऑफ A हमने ये लिख रखा है, तो 1 3 2 4, चाहो तो पहले ही निकाल लेना, 4 1 जा 4, ये सॉल्व करना आता है, ये माइनस ये 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, कितना आ गया -2। इससे स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि ये इसका जो आंसर है -2 सारणिक ऑफ A। क्या, -2 सारणिक ऑफ A और I2, क्योंकि -2 किसकी वैल्यू हो गई, सारणिक की, तो हम इसकी जगह रख देंगे, तो ये प्रूफ हो गया। देखो हो गए तीनों प्रूफ। अब हम बात करें अगर किसकी, A इनवर्स की, तो बहुत इजी होने वाला है। और ये देखिए थर्ड पार्ट में A इनवर्स। A इनवर्स क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन सारणिक ऑफ A, वेयर सारणिक ऑफ A डज नॉट इक्वल 0। तो ये ऑलरेडी व्युत्क्रमणीय है। कैसा है, आपको ये भी आपको पहचान बता दें, यदि सारणिक ऑफ A डज नॉट इक्वल 0 है तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है, और यदि सारणिक ऑफ A इक्वल टू 0 होता तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। तो यहाँ से आप बात कर लें तो A इनवर्स इक्वल टू -1/2 और एडजॉइंट A अपना कितना आया था, ये रहा 4 -3 -2 और 1, यही आपका आंसर है। अगर आप इसमें और डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा -2 2 जा 4 और 3/2, और ये बन जाएगा -2 का डिवाइड करेंगे 1, देखो ध्यान से, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो -1/2। तो यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने सिखाया क्या है, आपको सेकंडज निकालना सिखाया, A इंटू एडजॉइंट एक प्रमेय को सिखाया, और तीसरी बात सिखाई A इनवर्स, जो सबसे महत्वपूर्ण थी। और यही सबसे खास बात है कि सेकंड कैसे निकालते हैं। तो Fij इक्वल टू I और J का मतलब होता है IV पंक्ति और Jवां स्तंभ। इस बात को ध्यान से देखें, IV पंक्ति और Jवां स्तंभ। तो IV पंक्ति और Jवां स्तंभ, अब IV पंक्ति का मतलब यहाँ पर हो गया पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस तरीके से चलता है। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो जब भी आप करेंगे तो ये चीजें मेन है, ये सबसे मेन फैक्ट है, जिसको ये सेकंड निकालने आ जाएंगे वो इस चैप्टर को भलीभांति सीख जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करें फटाफट।
ये देखिए टाइप नंबर 2 है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आ सकता है। सिद्ध कीजिए कि आप व्यू a बराबर 2 - 3 3 4 समीकरण को संतुष्ट करता है। मीन्स 0 बराबर 0 लाना होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आधा क्वेश्चन तो यही हो जाएगा। और तत्पश्चात a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो इसमें तत्पश्चात तथा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या ऐसा लिख के आ सकता है कि हम समीकरण की सहायता से। इसका मतलब यही होता है कि समीकरण की सहायता से। तो इसमें हम क्या करते हैं, तरीका थोड़ा सा अलग है। ए इनवर्स एक तो एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है, साढ़े कॉफी सॉरी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग होता है। तो हम जैसे ही ए इंटू ए करेंगे तो यहाँ पर एक और मैट्रिक्स लिखेंगे, 2 3 -3 और 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 दूना 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12। देखते चलिए, 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब बात करते हैं यहाँ 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। तो यहाँ से ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपना कितना बना, -5 -18 18 और 7, यही तो बना, ये ए स्क्वायर आ गया। हम रखते हैं अब ए स्क्वायर -6a + 7i, ठीक है, 7i यही है ना। तो यहाँ पे हम रखेंगे, तो जैसे ही हम रखते हैं अगर 0 प्रूव हो जाता है तो ए स्क्वायर अपना आ गया -5 -18 18 और 7 और -6 ए हो गया अपना 2 -3 3 और 4 और 7i उसी क्रम का तत्समकाव्य क्या हो जाए 1 0 0 1, ठीक है। तो ये संतुष्ट करा देते हैं। तो पहले देखते हैं -5 -18 18 और 7, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि आप भी है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24 और 7 0 0 7, ये इस तरीके से अपना बन जाता है। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, चाहे तो इसको पहले ऐड कर लें, पहले माइनस ही कर लेते हैं। तो माइनस करते टाइम आप ध्यान रखें -5 -12 -5 -12 -17 और -18 -+18 0, 18 -18 0 और 7 ये आ गया -17, ठीक है, 7 -24 और ये आ जाएगा +7 0 0 7। यहाँ से जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये अपन का 0 नहीं आ रहा क्या, -17, कहीं गड़बड़ है। तो हाँ बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा बुक में ही गलत छपा हुआ है, ये 17i है, क्या है 17i, ठीक है, इसमें सब जगह करना होगा हमें। ये 17 है तो ये भी हमारा 17 है, तो ये 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17, और ये जैसे ही हम करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। अब देखो 17 और जैसे ही हम यहाँ रखेंगे तो ये 0 ये 0 और ये 0, ये देखो माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस आ गया। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि ये समीकरण को संतुष्ट करता। हमने 7 लिख रखा था तो इसीलिए उसका आंसर नहीं मिल पा रहा। तो अपनी बुक में थोड़ा सुधार कर लें, वहाँ केवल 7 लिख रहा है तो 17i कर लें, ओके। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें क्या करना है। अब पुनः हम क्या करेंगे कि हम उसका आंसर लाने के लिए हम इसको किस तरीके से हल करेंगे। तो a² -6a और 17i = 0। ए इनवर्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो यहाँ से इनवर्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स का दोनों ओर क्या करने पर दो तरह का मल्टीप्लाई होता है। एक तो होता है बाद में और एक होता है पहले। दोनों ओर गुणन करने पर, तो कर दीजिए। तो ए
स्क्वायर ए इनवर्स माइनस 6 ए इनवर्स और 17 आई ए इनवर्स और 0 ए इनवर्स। ठीक है, मैंने दोनों ओर, एक होता है उत्तर गुणन और एक होता है पूर्व गुणन, दोनों ओर उत्तर गुणन करने पर, बाद में करते हैं तो उत्तर कहते हैं और पहले करते हैं तो पूर्व कहते हैं, और कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने यही किया, ये नियम है, मेथड है, और इस मेथड से आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, और आपको यहाँ पे थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, 0 ए इनवर्स बराबर 0 हो जाएगा, और आपको बता दें ए इनवर्स ये गुणधर्म होते हैं, इसको आई कहते हैं, और आई ए इनवर्स बराबर भी क्या पढ़ेंगे, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यदि किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो वही मैट्रिक्स लिखा जाता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान भी देना, ए इनवर्स माइनस 6 आई, ओके, ये थोड़ा सा देखते चलना, और 17 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया ए आई और 6 आई और प्लस 17 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, और ए आई इज इक्वल टू ए माइनस के 6 आई और 17 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, तो 17 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 आई माइनस ए, तो 17 ए इनवर्स इज इक्वल टू 6 आई 1001 माइनस ए कितना होगा 2 माइनस 3 और 4, ठीक है, यहाँ से एक ही वैल्यू रख दी, तो 17 ए इनवर्स इज इक्वल टू 6006, ये हमारा पैटर्न हो गया, और यहाँ हो गया 2 3 माइनस 3 और 4, यहाँ पे क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, जैसे ही हम माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया 4, और 0 माइनस माइनस प्लस 3, और 0 माइनस 3 माइनस 3, और 6 माइनस 4 2, ये अपन का ऐसे आंसर आ जाएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/17, और मेरे हिसाब से 4 3 माइनस 3 2, यही आपका एग्जैक्टली ए इनवर्स का आंसर होना चाहिए। फिर से देख ले, 6 में से 2 गई 4, 0 माइनस माइनस प्लस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3, और 6 में से 4 गई 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मेथड है, ये जो टाइप है, बहुत ही शानदार टाइप है। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन हैं। एक तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, 9वां 10वां, और भी एक आध होगा आपके मिसलेनियस में। मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया था। जब भी आपको करना हो तो चाहे उत्तर गुणन करें चाहे पूर्व गुणन, कुछ इन बातों का ध्यान रखना होगा। ये इनकी आइडेंटिटी है, इनका प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करते हैं। और ज़्यादातर ए स्क्वायर वाले क्वेश्चन आते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू रख के ये 0 प्रूव करना होता है, जिसको हम कहते हैं संतुष्ट करता। सेटिस्फाई होने के बाद तत्पश्चात ए इनवर्स याद कीजिए। तो ए इनवर्स निकालने का जो तरीका सिखाया उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है भाई, ये नोट डाउन कर लें। हम जानते हैं कि यदि 3 बिंदु संरेखीय हों तो क्या जानते हैं कि जो भी हमारा होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि ये 1/2 भी वहीं चला जाता है। तो हम यहाँ से जो फाइंड करेंगे तो ये x1 हो गया, x की जगह y1 हो गया -2 और 1, ये हो गया 5 2 1, ये हो गया 8 8 1, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, प्रसरण करते हैं। तो प्रसरण करेंगे तो x यही R1 से, तो x ये और ये 2 बन जा 2 और 8 बन जा 8, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस, चिन्ह ध्यान रखें। तो ये बन जाएगा +2, तो ये 5 बन जा 5 माइनस के 8 और प्लस के 1, ये आ जाएगा 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा माइनस के 6x, ये माइनस के 3 2 जा 6, और ये बचेगा 40 माइनस 16 24, तो 24 इज इक्वल टू 0, -6x + 18, या हम यूँ कह सकते हैं -6x माइनस के 18, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। तो ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इजी है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की क्रेमर नियम की। किसकी बात करेंगे, देखो क्रेमर नियम जब वो कहेगा सारणिकों की सहायता से, ठीक है, सारणिकों की
सहायता से समीकरण हल कीजिए। तो आप समझ लें, अगर उसमें क्रेमर शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है तो आप समझ लें वो क्रेमर नियम का प्रश्न है, ठीक है। और इसमें आपको सूत्र याद रखने पड़ते हैं और बिना सूत्र के काम नहीं चलने वाला है। तो मैं आपको जो सवाल है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि क्रेमर नियम से किस प्रकार हम हल करते हैं, ठीक है ना। तो क्रेमर नियम का कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं और उसको सही से निकाय का हल 2x + 3y। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2x + 3y = 9, ठीक है। कोई क्वेश्चन ले लो, बस मेथड आना चाहिए। और 3x - 2y = 7। 2/2 का ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 3/3 का भी ले सकते हो। तो मैंने जो लिया क्रेमर नियम, तो आप सबसे पहले आप तो ये देख लें कि ये अद्वितीय हल की श्रेणी में आता है या नहीं आता। ये कुछ गुणधर्म होते हैं, वो आपको पता ही रखे हमने, तो वो उन गुणधर्मों का पालन करा लें। ये पहला गुणधर्म है इसका, क्या होता है कि डेल्टा डज नॉट इक्वल 0। तो आप जैसे ही देखेंगे डेल्टा डज नॉट इक्वल 0 होगा, कैसे होगा, ABBC करके देख सकते हैं, है ना। तो जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे डेल्टा डज नॉट इक्वल यानी कि 2 3 3 2 2 दूनी 4 3 3 9, तो डज नॉट इक्वल 0 आ रहा है। तो ये कैसा है, अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब इसे हल किया जा सकता है। और वो कहेगा कि ये क्रेमर नियम से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, तो इसका मतलब हल होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्रेमर नियम से, तो x बराबर del1/del और y = del2/del, जहाँ del ये जो चिन्ह बन रहा है त्रिभुजा, इसको डेल बोलते हैं, डेल्टा बोल सकते हैं। ये क्या होता है, A1 B1 A2 B2 AB, ठीक है। del1 CV C1 B1 C2 B2 और del2 A1 C1 A2 C2। ये जो चीज़ है ये मेन चीज़ है। अगर आपने इस फॉर्मेट को याद रखा तो आपका काम ओके होने वाला है, ठीक है। ये आपका AB CV और AC। और अगर हम 3/3 में बात करें तो ABC DBC और ADC और ABD, ये 3 वाले में होता है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल निकालें। तो AB, इसकी तुलना हम किससे कराते हैं, आपको बता दें, A1x B1y = C1, और ये जो तुलना है A2x आप लिख देना चाहे तो B2y = C2 से, ठीक है। तो यहाँ 3 नंबर का आएगा, तो भी आपको 2018 में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, 2018 में SI सेम। तो ये आ गया 2 3 3 -2, तो इसको हल करेंगे -4 -9 -13, ठीक है। जैसे ही मैंने देखा डज नॉट इक्वल 0, डेल डज नॉट इक्वल 0। चलिए बात करते हैं del1 की। del1 क्या हो गया, C1, तो C1 क्या हो गया 9 और C2 क्या हो गया 7 और B1 3 और -2, 9 दूनी 18, इसको सॉल्व कर लो, और 7 या 21, कितना हो गया 21 और 8 29, 10 39, ये आ गया, ठीक है। और del2 क्या हो गया AC, A कितना हुआ 2 3 और C कितना हुआ 9 और 7, 7 दूनी 14, 9 तिया 27, कितना बचा -13। अब हमें क्या करना होगा, क्रेमर नियम से, और क्रेमर नियम यही होता है जो लिखा हुआ है। तो x = del1/del, तो del1 अपना कितना आया -39 और अपॉन -13, माइनस से माइनस 13 तिया 39, कितना आ गया 3, तो x बराबर कितना आ गया 3, और y = क्या होगा del2/del, और del2 कितना आया -13/13 = 1, तो y = कितना आया 1। अब आप सोच में मत पड़ें बहुत ज़्यादा। अब आप क्या करेंगे, समीकरण में रख के देख लो, 3 आया तो 2 3 जा 6, हाँ, और 3 बन जा 3, 6 और 3 कितना होता है 9, इसलिए 9 = 9, तो क्रेमर नियम सही है। तो अब अगर आपको 2/2 का हमने दिया तो ये है, और 3/3 में क्या करेंगे, ABC DBC ADC और ABD, ये 3 फॉर्मूले, बस एक समीकरण और बढ़ जाएगा, Z बढ़ जाएगा, आपका सेम टू सेम रहेगा। तो क्रेमर नियम का तो केवल फॉर्मूला देख लें तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। एक आती है क्रेमर नियम, एक आती है ये सारणिकों की सहायता से भी लिख के आ सकता है, अगर क्रेमर नियम नहीं लिखा है तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और दूसरा आता है आव्यूह विधि द्वारा समीकरणों को हल करना, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोनों सवाल नोट कर लें।
देखिए एक और टाइप है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बढ़िया, या तो क्रेमर नियम या आब्यू, ठीक है, सिद्धांत, एक ही बात, मतलब सवाल का आंसर एक ही आएगा लेकिन विधियां अलग हैं, तो दोनों विधियों में लिख के आएगा। अगर वो सीधा लिख के देता है आब्यू सिद्धांत का प्रयोग करके सिद्धि, और एक लिख के आएगा साळकों की सहायता या क्रेमर नियम, तो अलग अलग नियम है। तो दिए गए समीकरण को आब्यू रूप में लिखने पर, तो ये आब्यू रूप होता है ax इक्वल टू b, ठीक है भाई। इसको आप समीकरण जहां a इज इक्वल टू 5 1 -3 और 2 और x इज इक्वल टू x और y और v इज इक्वल टू 2 और 3। आप घबराने की बात नहीं, यही 3 3 बन जाएंगे तो 3 का बन जाएगा, सेम टू सेम रहता है। तो अब हमें सबसे पहले इसको आब्यू विधि में लिख लिया, और आब्यू रूप ये होता है x बराबर v, यहाँ से या करके हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स v। हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। यही ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे चल के, क्योंकि हमें a इनवर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साळक ऑफ a, साळक ऑफ a 5 1 -3 और 2। एक बार ये देख लो संख्या कहीं गलत ना हो, 5 -3 1 2, ओके, और 2 और 3। यदि साळक ऑफ a डज नॉट इक्वल 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, तो कितना आ गया 13, डज नॉट इक्वल 0, अर्थात कैसा है, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, तब a इनवर्स का अस्तित्व है। ये बताना पड़ता है वैसे तो, ठीक है, जब अस्तित्व होगा तभी तो निकालोगे। तो अब हम अस्तित्व है, हाँ। अब मैंने आपको वहाँ पे पीछे अभी एक बात नहीं बताई थी, वो भी मैं बता, 2/2 के में ही होगा। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ए, सहखंडज आब्यू, मैं हिंदी भी लिख देता हूँ, सहखंडज आब्यू। तो सहखंडज आब्यू की आपको खासियत बता दूं कि ये 2/2 में ये खास बात होती है कि हम क्या करेंगे कि इन्हें तो हम क्या करते हैं, इनके स्थान चेंज कर देते हैं और इनके परस्पर चिन्ह चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस विधि से भी कर सकते हैं और इस विधि से भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात होंगी, ठीक है ना। तो जैसा आप समझें वैसा कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, किस तरीके से एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए में क्या चेंज होगा, इसके तो चिन्ह चेंज होंगे और इसके स्थान चेंज होंगे। तो इसके स्थान चेंज करेंगे कि ये 2 और 5 हो जाएगा और ये -1 और +3 हो जाएगा, ये एडजॉइंट हो गया। आगे बात समझ में, ये शॉर्टकट नियम है, और वैसे निकालोगे तो वही F11 F12 F21 F22, ये शॉर्टकट नियम है थोड़ा सा 2/2 के लिए। 3/3 में ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ए अपॉन साळक ऑफ ए, तो एडजॉइंट ए साळक कितना आया 1/13, ठीक है, और यहाँ से एडजॉइंट ए आया 2 3 -1 और 5, ये बन गया अपन का। अब हमने देखा कि हमें आवश्यकता किस रूप में है, ये तो हमें चाहिए नहीं, तो ए इनवर्स हमने आया। अब हमें क्या चाहिए, x और y के मान। तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ रख दीजिए आके, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। हम तो मेथड सिखा रहे हैं आपको। तो ए इनवर्स आपका आया 1/13 और 2 3 -1 और 5, और b अपना कितना आया 2 और 3, ये आ गया, ठीक है। अभी आप जब तक मल्टीप्लाई ना करें इसका, जब तक इसका ना कर लें। तो देखो ये 2/2 है और ये 2 गुणा 1 है, तो ये संभव है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, -1 2 जा 2 और 5 3 जा 15। तो यहाँ से अपन का बना x इज इक्वल टू 1/13, 13 और -13 बना, देख लो, माइनस की +13 और +13। तो x इज इक्वल टू ये कितना आ गया 1 1, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, x और y, तो यहाँ हो गया 1 1। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 और y बराबर 1, है ना। अब आप चेक कर लो, x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर 3 बराबर 3, अतः हम कह सकते हैं ये हमारा मैट्रिक्स मेथड कहलाता है। कौन सा, आब्यू विधि या मैट्रिक्स मेथड, वो हमारा क्रेमर नियम कहलाता है। इस तरीके से अब ये 3/3 में दिया हो तब भी ऐसे ही, बस थोड़ा सा क्या है, सेकंड बढ़ जाएंगे। उस समय हमें सारे सेकंड, ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, ये जो आब्यू दिया होता है इसके
इसके तो हम चिन्ह वो स्थान परिवर्तित करते हैं केवल, इसका ध्यान रखना डायरेक्ट करना है तो। और इसके चिन्ह तो यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये डायरेक्ट मेथड लघु विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? लघु विधि। कर सकते हो, मना नहीं कर सकता है कोई भी, ठीक है। ये केवल 2/2 में है, लेकिन 3/3 में ऐसा नहीं है। इसको भी नोट कर लो। एक सवाल और बताऊंगा मैं लास्ट। कितने मिनट की हो गई थी? देखे ध्यान से। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1/1 1 x2/2 1 x3/3 1, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि समबाहु कह रहा है तो √3/4 और भुजा है a, तो a² हो जाएगा। 1/2 ये x1/1 1 x2/2 1 और x3/3 1। अगर हम बात करें तो ध्यान से देखेंगे कि हमारा क्या बनने वाला है। ये देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो √3/2 ये 2 बार कट जाएगा a² और ये हो जाएगा x1/1 1 x2/2 1 और x3/3 1। दैट क्लियर? जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पर एक काम और करने वाले हैं हम। √3a², 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो x1/1 1 x2/2 1 x3/3 1। हमने देखा आंसर की तरफ जैसे ही देखा तो हमने देखा इसकी C3 में क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई, तो निश्चित रूप से C3 गेट 2C3, ठीक है। हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किसी एक पंक्ति में ही, स्तंभ या पंक्ति में करना होता तो 2 का मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया। आप लिखे नहीं तो भी काम चलेगा। तो यहाँ पे x1/1 2 x2/2 2 और x3/3 2, तो इस तरीके से ये बन गया। और क्या कर दिया, वर्ग करने पर वर्ग कर दिया तो 3a⁴ और क्या बन जाएगा x1/1 1 x2/2 1 और x3/3 1 का होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि इस प्रश्नावली में जितने भी टाइप थे ये भी उसी में आता है। एक अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर हमने रखा और सीधे इसकी वैल्यू रख दी। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर हमें जब 3 बिंदु दिए जाएं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो समबाहु त्रिभुज का था, तो हमने √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा दी गई a और बाकी शीर्ष दिए गए थे, इसमें हमने रख दिया। 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू आंसर लेना है। किस में करना था, C3 में। तो मैंने C3, ये C3 है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। अब देखो, सॉरी ये हमारा 2 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा, हमने 1 लिख दिया है गलती से, ये 2 ही रहेगा। यही हमारा एग्जैक्टली आंसर आने वाला, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर हो गया कब, केवल, और कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे हर मेथड का मैंने जो प्रश्न है वो आपको बताने का प्रयास किया हुआ है, चाहे वो क्रेमर नियम हो, चाहे वो आव्यूह सिद्धांत हो, चाहे वो A इनवर्स हो, चाहे एडजॉइंट A हो, चाहे A × एडजॉइंट A हो, है ना, चाहे वो कोई प्रमेय हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका प्रयास करें, इस चैप्टर का भली भांति बढ़िया तरीके से। और एक बात और बता दूं, हमने चैप्टर नंबर 6 और 7 अभी वीडियो डाले हुए हैं अपने YouTube चैनल पर, ठीक है। और इस YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है या तो मेरे नाम से या लकी एजुकेशन, ठीक है। इस पे जाएंगे तो 6वां चैप्टर और 7वें चैप्टर के 6वें चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और 7वां चैप्टर है। इसमें आपके 29 लेक्चर हैं और इसमें आपके 14 लेक्चर हैं, ठीक है। तो आप पूरा एक एक प्रश्न देख सकते हैं और उसमें मैंने आपको बार बार बताया, फिर बता दे रहा हूं कि इस 7 चैप्टर में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 6 नंबर का सवाल देगा, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज या लघु गणकीय अवकलन या प्राचलिक फलनों के अवकलज। इनसे अगर इनसे हटके आता है तो मिसलेनियस से 4-5 क्वेश्चन और हैं, तो इन पे ज़्यादा
फोकस करना है। 6 नंबर अगर आप चाहते हो, और 2 नंबर में आपका ज़्यादातर संतत का आता है और छोटा मोटा आज ही मैंने कंप्लीट कराए हैं, तो अवकलनीयता का प्रश्न भी आप देख सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से डिस्क्रिप्शन किया गया है इन चैप्टरों का, तो आप भली भांति देखें, बार बार देखें। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ बार बार देखेंगे तो आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से 6वां और 7वां चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट हम नहीं बताएंगे इस समय, क्योंकि मैं अभी अभी कंप्लीट कराए हैं और उसमें बहुत काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, 1 महीना हो चुका है, 1.25 महीना। तो उसमें मैंने खुद ही लिखा हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की दृष्टि से है इंपॉर्टेंट। हमने सब लिखा, 18 में कौन आया, 17 में कौन आया, 19 में कौन आया। तो इस तरीके से आप यूट्यूब चैनल पर जाएँ और मेरे यूट्यूब चैनल पर इसको देख सकते हैं। और अगर आपको इससे नहीं खोजे तो आप सरज पोरवाल मैथ्स लिख देना, तो भी सारे वीडियोज़ आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरी आपसे यही आशा है कि आप इन चैप्टर्स को अच्छी तरह करें और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। थैंक यू।